क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर है मूल्य निर्धारण, व्यू रचना एवं वितरण के माध्यम, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करें और इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे भौतिक वितरण की विपणन जगत में भूमिका, रोल ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग वर्ल्ड। इसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं उनको। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है वस्तु नियोजन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट प्लानिंग। हमारे को ये ध्यान देखना है कि माल जिस परिवहन साधन के द्वारा भेजा जा रहा है, जिस ट्रांसपोर्टेशन की मीडिया के द्वारा जिसके द्वारा हम सामान भेज रहे हैं, उसकी पैकिंग भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के अनुरूप ही होनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम सामान जो है वो हवाई जहाज़ से भेज रहे हैं तो हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैकिंग जो है वो ज़्यादा जगह भी ना घेरे और ज़्यादा भारी भी ना हो, क्योंकि जहाज़ का किराया जो है सामान के वजन और आकार दोनों पर निर्भर करेगा। उसके बाद है स्टॉक का आकार या साइज़ ऑफ द इन्वेंट्री। भौतिक वितरण की सुविधाएं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, स्टॉक के आकार को प्रभावित करती हैं। यदि सुविधाएं उपलब्ध हमारे पास हैं तो स्टॉक बड़ी मात्रा में हम लोग रख सकते हैं। ये निर्माता के पास स्टॉक यदि बड़ी मात्रा में पड़ा होगा तो विक्रेता अपनी सुविधा के अनुसार माल क्रय करता है। उसको मालूम है कि विक्रेता को मालूम होता है कि निर्माता के पास सामान है और मैं कभी भी मंगवा सकता हूँ आवश्यकता पड़ने पर। तो जैसे उसे अच्छा लगता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना उतना मंगवाता है। 5वां पॉइंट है मूल्यों की स्थिरता में, स्टेबलाइजेशन इन द प्राइसेस। भौतिक वितरण की सुविधाएं मूल्य स्थिरीकरण में सहायता करती हैं। हमारे पास जो भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वस्तु को बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की जो साधन है, उसके ऊपर मूल्य स्थिरीकरण भी निर्भर करता है। विक्रेता तब तक सामान को अपने गोदाम में ही सुरक्षित रख कर वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, जब तक कि मूल्य उसके हित में नहीं आ जाते या जैसे मूल्य उसको चाहिए थे वैसे नहीं आ जाते, और वो मूल्य को स्थिरीकरण भी करेगा। फिर मूल्य को वो कम नहीं होने देगा, ना ज़्यादा बढ़ने देगा। अगला पॉइंट है क्रय पर प्रभाव या इन्फ्लुएंसिंग ऑन बाइंग। भंडार सुविधाएं, वेयर हाउसिंग, भंडारण, माल गोदाम वेयर हाउसिंग होता है तो उसकी सुविधाओं का प्रभाव क्रय पर भी पड़ता है। यदि प्रबंधक के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार की सुविधाएं हैं, निर्माताओं के पास ये पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउसेज हैं, तो बड़ी मात्रा में क्रय करके माल का लाभ हम लोग कमा सकते हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो मध्यस्थ हैं, यदि उनके पास भंडार करने की सुविधा है तो बड़ी मात्रा में वो निर्माताओं से सामान खरीदेगा, उसको स्टोर करेगा, हल्का से कीमत बढ़ने पर वो उसे विक्रय करके लाभ कमा सकता है। अगला हमारा टॉपिक है चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण के माध्यम। अब यह वितरण के माध्यम मतलब क्या चीज़ है जिसके के द्वारा हम वितरण करते हैं। यह वो मार्ग होता है जिससे होकर की वस्तुएं उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं, उसे वितरण का माध्यम कहा जाता है। इस मार्ग में अनेक सारे व्यक्ति जो हैं वो भागीदार होते हैं। बहुत सारे मध्यस्थी, इंटरमीडियरीज या फिर मिडलमैन बीच में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एजेंट्स हो सकते हैं, थोक के व्यापारी हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर, फुटकर व्यापारी इसमें आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम मिठाई बनाकर स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं तो इसमें हमारे को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी और हमारा वितरण का मार्ग भी सबसे छोटा होगा। ऐसे व्यापार को हम प्रत्यक्ष व्यापार या डायरेक्ट ट्रेड कहेंगे। डायरेक्ट ट्रेड चैनल भी इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कंपनी है, वो टूथपेस्ट का जो विक्रय है वो पहले एजेंट के द्वारा उसे बेचती है। वो आगे फुटकर थोक के व्यापारी को बेचेगा, वो आगे फुटकर व्यापारी को बेचेगा। तो इसका जो वितरण का मार्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है, वो बहुत बड़ा है। इस प्रकार का जो चैनल होता है या फिर मार्ग होता है, माध्यम होता है, उसको हम अप्रत्यक्ष व्यापार या इनडायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वितरण माध्यम की विशेषताएं, फीचर्स और नेचर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पहला है वितरण के माध्यम में निर्माता या अंतिम उपभोक्ता दोनों शामिल होते हैं। निर्माता जिसने की वस्तु का निर्माण किया और अंतिम उपभोक्ता, ठीक है, जो ग्राहक वस्तु को यूज़ करेगा, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर्स बोथ। सेकंड पॉइंट है मध्यस्थ भी वितरण मार्ग में सम्मिलित होते हैं। मिडलमैन टू कम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मध्यस्थ मतलब वही हमने डिस्कस किया, एजेंट्स, थोक के व्यापारी, फुटकर व्यापारी। थर्ड पॉइंट है वितरण माध्यम में वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण आवश्यक होता है।
स्वामित्व हस्तांतरण वितरण मार्ग का मतलब है जो वस्तु पहले निर्माता ने बनाई तब उसकी वस्तु का मालिक निर्माता थे, उसके बाद एजेंट को वस्तु दे दी गई, एजेंट उसका मालिक बन गया, उसने फिर थोक के व्यापारी को दी, वो उसका मालिक बन गए, फिर उससे फुटकर व्यापारी ने खरीद ली, वो उसका मालिक बन गया, फिर ग्राहकों ने खरीद ली, वो उसका मालिक बन गया। कहने का मतलब है कि स्वामित्व हस्तांतरण, जो टाइटल की ओनरशिप है वो जो ट्रांसफ़र हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल। नेक्स्ट हमारा है वितरण माध्यम में मध्यस्थ द्वारा वस्तु में कोई खास परिवर्तन ना किया जाए। इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिडलमैन शुड नॉट मेक एनी मेजर चेंज इन द प्रोडक्ट। जो मध्यस्थ हैं वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन वस्तु की क्वालिटी में सुधार करने के लिए वो लोग कर सकते हैं। अगला है संभव हो तो बिना परिवर्तन के ही वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम वितरण माध्यमों के द्वारा किया जाना चाहिए, कोई चेंज उसमें ना की जाए। इफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स शुड रीच द कंज्यूमर्स अनअल्टर्ड। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फर्म अपने उत्पाद मतलब वस्तुओं के वितरण में मध्यस्थों का प्रयोग क्यों करती है। एक फर्म सीधा ही ग्राहकों को क्यों नहीं बेच देती, मध्यस्थों को सहारा क्यों लिया जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। अब इसमें दिया गया पहला पॉइंट हमारे को कि वाई डू द फर्म्स यूज इंटरमीडियरीज इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो वितरण एक महंगा कार्य है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द कॉस्टली फंक्शन, इस पर करोड़ों रुपए का विनियोग होता है, वितरण पर करोड़ों रुपए का विनियोग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस, इस पर करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं, इसलिए निर्माता स्वयं ये कार्य नहीं करता, मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे मारुति उद्योग। मारुति उद्योग एक कंपनी है जो कि वस्तुओं के गाड़ियाँ वगैरह बनाती है, तो इसमें फिर जो है वस्तुओं के लिए बेचने के लिए उसे बीच में मध्यस्थों की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा वितरण मार्ग एक महंगा है और यहाँ पर हम ऐसे व्यक्तियों की मदद लेते हैं जो कि इसमें हमारी वस्तुओं की बिक्री में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, सेकंड पॉइंट है प्रत्यक्ष विक्रय का संभव ना होना, डायरेक्ट सेलिंग नॉट फिजिबल। यदि डायरेक्ट सेलिंग मतलब कंपनी जो निर्माण कर रही है वो खुद वस्तु को नहीं बेच पाती, तब हमारे को फिर बीच में मध्यस्थों की मदद लेनी पड़ती है। इसमें बोला गया जैसे आईटीसी कंपनी है, इसका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर है, ये सीधा इनके लिए ग्राहकों को माल बेच पाना संभव नहीं होता, मध्यस्थों का प्रयोग इनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। मध्यस्थ अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उनको अपने क्षेत्र, उस क्षेत्र के व्यापारियों, उस क्षेत्र के ग्राहकों के बारे में जानकारी होती है, उपभोक्ताओं से भी इनका सीधा संपर्क होता है, इसलिए वो ये काम आसानी से कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे को आ जाएगा, पॉइंट्स को आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। वितरण माध्यमों की भूमिका, रोल्स ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट इसमें आ गया सूचना देना या प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो मध्यस्थ होते हैं, मध्य में जो आते हैं, ये व्यक्ति हमारे को बाज़ार संबंधी सूचनाएं प्रदान करते हैं, जिससे कि ग्राहकों के बारे में सूचना, प्रतियोगी कॉम्पिटिटर्स के बारे में सूचना, बाज़ार की क्या प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, ये सारी सूचनाएं इकट्ठी करके निर्माताओं को ये उपलब्ध करवाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रेरित करना या फिर मोटिवेटिंग। ये प्रेरित करते हैं निर्माताओं को अधिक उत्पादन करने के लिए, ये मध्यस्थों को भी प्रेरित करते हैं, उपभोक्ताओं को भी प्रेरित करते हैं। निर्माताओं का विज्ञापन यहाँ पर सफल होता है और विज्ञापन को सफल करने में मदद करते हैं और बिक्री को बढ़ाने का भी ये प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे को है आदेश, इसका आदेश कार्य या फिर ऑर्डर फंक्शंस। ये मांग के अनुसार निर्माताओं को आदेश देते हैं, निर्माता इनके द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही माल को तैयार करते हैं। निर्माता को माल आवश्यक स्टॉक करके भी रखना नहीं पड़ता, जैसे ही ऑर्डर आएगा सामान तैयार करेंगे और सीधा ही ये आगे सामान को पहुंचा देंगे। चौथा पॉइंट है जोखिम उठाना या रिस्क बियरिंग। जोखिम उठाना, रिस्क बियरिंग, वितरण माध्यम परिवहन व स्टॉक में माल का जोखिम जो होता है, वितरण माध्यम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो जोखिम होता है, स्टॉक के माल को भी जोखिम जो उनका होता है, आग जो रख सकती है बीच में, आग से जलकर माल का नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना, ये सारे प्रकार का जो जोखिम होता है इसको ये सहन करते हैं, तो निर्माता का जोखिम इसके द्वारा क्या होता है, कम हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा स्टॉक रखना या फिर स्टोरिंग गुड्स। स्टॉक रखना या स्टोरिंग गुड्स का मतलब ये हुआ सभी मध्यस्थ अपनी आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार माल का स्टॉक रखते हैं। जितने भी मध्यस्थ होंगे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार माल जो है उसको स्टॉक करते हैं।
माल को अपने गोदामों में रखते हैं, तो निर्माता को धन जो है स्टॉक में विनियोग नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यस्थ जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार सारा स्टॉक करेंगे, निर्माता को फिर अपना सामान स्टॉक करके रखने की आवश्यकता नहीं होती। 6 पॉइंट है हमारा सहायक कार्य या फिर हेल्पिंग फंक्शंस। ये अपने समझौते को पूरा करने के लिए माल के स्वामित्व का हस्तांतरण निर्माता की सहायता से करते हैं। निर्माता जो पहले माल का स्वामी था, अब उसकी सहायता से इस सामान का स्वामित्व जो है उसको दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। 7 पॉइंट है वित्त प्रबंध करना या फिर मैनेजिंग फाइनेंसिंग। वित्त प्रबंध करने का मतलब क्या हुआ कि मध्यस्थ अपने आदेश के साथ कुछ पैसा सामान्यतः एडवांस में दे देते हैं निर्माता को। यदि माल वितरक या एजेंट्स के माध्यम से बेचा जाए तो भी उन्हें कुछ पैसा जो है सिक्योरिटी के रूप में मिल जाता है। जो एजेंट्स होते हैं या बीच में जो हमारे मिडल मैन होंगे, ये सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा निर्माता को दे देंगे, जिससे कि इनको एडवांस में पैसा मिल जाता है, निर्माता को हेल्प हो जाती है और ये अपना कार्य आसानी से कर पाते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है मूल्य निर्धारित करना या फिक्सिंग प्राइसेस। मूल्य निर्धारित करने का मतलब क्या हुआ कि निर्माता मध्यस्थ से सलाह लेते हैं कि वो बताएं कि ग्राहक किस प्रकार का मूल्य जो है उसे स्वीकार करेंगे। तो मध्यस्थों को बाज़ार की अच्छी जानकारी होती है। ये लोग अपने अनुभव के और ज्ञान के आधार पर सुझाव देते हैं निर्माता को, और निर्माता फिर उसके अनुसार ही मूल्य निर्धारित करते हैं। तो उनकी सजेशंस या सुझावों के आधार पर जो मूल्य निर्धारित किए जाएंगे वो उचित होंगे और समय के अनुकूल होंगे। 9 पॉइंट हमारा आ जाएगा निर्णयों को नियमबद्ध करना। निर्णय को नियमबद्ध करना या फिर रूटीनाइजेशन ऑफ डिसीजंस। यदि कि वस्तु की बिक्री पहले ही हो रही हो तो मध्यस्थ हमारी वस्तु को ही बेचना चाहता है। मध्यस्थ को मालूम है कि इनकी बिक्री हो रही है, तो फिर हमारी बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। वो तुरंत हमारी सामान को खरीदता है और बिक्री हो रही होती है, डिमांड पहले से जनरेट होती है, तो फिर हमारी बिक्री जो है बढ़ जाती है। और एक बार वितरण मार्ग अगर हमारा बन जाता है, एक चैनल बन जाता है, रास्ता बन जाता है, तो भविष्य में फिर मार्ग जो है उसमें भविष्य में यदि हमारे को मार्ग बेचना है, माल बेचना है, तो उसका मार्ग बना हुआ है, तो उसमें हमारे को फिर आगे और ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, कम खर्चे में काम चल जाता है। 10 पॉइंट हमारा है संचार में सहायक या एडिंग कम्युनिकेशन। मध्यस्थ निर्माता को बाजार संबंधी सूचनाएं पहुंचाते हैं। ये उनको ग्राहकों की पसंद के बारे में बताते हैं और निर्माता फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार ही उत्पादन में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं। तो समय के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन करवाया जाता है और ये सारी जानकारी हमारे मध्यस्थ ही उपलब्ध करवाते हैं, और नई या ग्राहकों की रुचि के अनुसार उत्पादन करके हम लोग लाभ भी अधिक कमा पाते हैं। 11 पॉइंट है संवर्धन क्रियाएं करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़। मध्यस्थ जो होते हैं हमारे मिडल मैन, थोक के व्यापारी, या हम सामान्यतः फुटकर व्यापारी की बात कहेंगे, तो मध्यस्थ अलमारियों में बहुत अच्छे तरीके से वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं, विक्रय संवर्धन भी करते हैं, विज्ञापन भी करते हैं, दुकान की सजावट पर ध्यान देते हैं। कई बार ये मध्यस्थ या जो हम कहें कि निर्माता जो हैं वो उनको अलमारियां देते हैं फ्री में कि आप इनमें हमारी वस्तुओं को सजाओ, रैक्स देते हैं, विज्ञापन करने में मदद करते हैं। तो ये सारा कुछ कार्य जो है वो दोनों के द्वारा मिल करके किया जाता है। 12 पॉइंट है उपभोक्ताओं की सेवा करना, सर्विसिंग कंज्यूमर्स। इन्हीं के माध्यम से उपभोक्ता को वस्तुएं मिलती हैं। जो हमारे मध्यस्थ होते हैं इनके माध्यम से ही वस्तुएं ग्राहकों के समीप पहुंचती हैं। 13 पॉइंट है सौदों की संख्या न्यूनतम करना, मिनिमाइजिंग टोटल ट्रांजैक्शंस। इसलिए वितरण व्ययों में कमी होती है। जब हम सौदों की संख्या को कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद नहीं लेते वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने में, तो हमारे खर्चे भी कम हो जाते हैं, वितरण व्यय कम हो जाते हैं। और यदि ये बीच के मध्यस्थ ना होते या वितरण मार्ग हमारा नहीं होता, तो फिर क्रेता को स्वयं निर्माता के पास जाना पड़ना था माल को खरीदने के लिए, तो वो कार्य क्रेता के लिए काफ़ी कठिन होना था।